some points may not be touched during this one, वो होगा, है ना? इसलिए होगा क्योंकि इतना हम लोग के पास टाइम नहीं है। ऑब्वियसली 1.5 घंटे का अगर 4 लेक्चर भी दे रहा हूँ तब पर भी मैं बहुत इनफ दे रहा हूँ। दैट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे टाइप का। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो होगा ही होगा। वेडनेसडे को नॉर्मली हम लोग टेस्ट रखा करेंगे एंड संडे वगैरह का हम लोग सैटरडे को डिसाइड किया करेंगे। बट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इज 100% श्योर है कि रहेगा लेक्चर। चलो भाई आ जाओ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कराऊंगा और या फिर जल्दी जल्दी करा करके जाऊंगा। फर्स्ट जिसमें से है मेरे पास डाल्टन्स लॉ। 9th क्लास में भी पढ़ा था, 10th क्लास में भी। आईसीएससी जो लोग होंगे 9th 10th 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। फिर बोला था कि एटम्स अगर सेम एलिमेंट के लिए two atoms of same elements are taken, then in all respect physical and chemical properties will be same. फिर उन्होंने बोला if two different atoms are taken from different elements, then all respect their physical and chemical properties must be different, है ना? फिर ये हम लोग के पास इंपॉर्टेंट हो सकता था। क्या बोला उन्होंने कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डाल्टन्स लॉ ने दिया। क्या बोला कि इफ यू आर टेकिंग सपोज वाटर फ्रॉम एनी सोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, either it is taken from Pune, either it is taken from Agra, composition of water will be same. I mean hydrogen and water, whatever is the molecular formula, and mass ratio of hydrogen and oxygen must be always 2:16, that is 1:8. फिर उन्होंने बोला कि हम लोग के पास two or more than two elements are combining together, then whenever two or more than two elements are combining together, then they will be always in a simple ratio. They will be always in a simple ratio का meaning क्या है? What is the meaning of simple ratio? मतलब 1:2, 2:3, 3:4 ऐसा होगा उनके according. For example, you are taking सुक्रोज C12H22O11, ये सब नहीं रहेगा, है ना? Then it is following law of conservation of mass. Then it is following law of conservation of mass. ऐसा करते हुए उन्होंने दिया। इसका जस्ट अपोजिट दैट इज उसका ड्रॉबैक। ड्रॉबैक में हम लोगों ने इसका क्या देखा था? स्पेशली ड्रॉबैक में हम लोगों ने बोला था कि मैं एटम को डिवाइड कर सकता था। करेंटली 32 फंडामेंटल पार्टिकल्स are known in which atom can be divided. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना? मेसॉन्स दो तरीके के, पाई मेसॉन, मिक्स म्यू मेसॉन, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके बहुत सारे हैं। राइट नाउ 32 पार्टिकल्स आर नोन इन विच एटम कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, दैट इज डाल्टन्स लॉ। बिल्कुल सही है, जो आज भी वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ सेकंड वन हम लोग आते हैं जे थॉमसन मॉडल। जो चीजें हम लोग को आता है थ्योरेटिकल पार्ट है, आई कैन स्किप जल्दी जल्दी। जे थॉमसन मॉडल, इसी को ही प्लम पुडिंग मॉडल बोला करता था। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में हम लोगों ने क्या किया? वाटरमेलन ले लिया और कट किया। कट करने के बाद बोला कि जैसा वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं थ्रू आउट द बल्क, वैसे ही यहाँ पर भी है ना? तो दे आर एम्बेडेड थ्रू आउट द बल्क। कहने का मतलब एटम्स कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड एंड दीज एम्बेडेड सीड्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करें, दे आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना? दे आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो भी हो जाए उनका पोजीशन वगैरह फिक्स तो नहीं है। अगर पोजीशन वगैरह फिक्स है नहीं है तो यही सब तो उसका ड्रॉबैक है,
ठीक है ना, बाकी सारी चीजें करेक्ट, एक चीज रॉन्ग। क्या उन्होंने बोला करेक्ट क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। तो सीड्स दे आर बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन एंड रेड पोर्शन जो हम लोग खाया करते हैं दे आर नथिंग बट, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज दे आर distributed throughout the bulk. Total positive charge, total negative charge are always equal. That is true अभी भी, ठीक है ना। तो दिस इज जे थॉमसन मॉडल। उसके बाद ड्रॉबैक में इसके आगे का हम लोग सब कुछ जो भी रहेगा वो पूरा इसके आगे का ड्रॉबैक होता जाएगा। चलो जल्दी से आओ। नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज जे थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल। ये तो हम लोग को नहीं पढ़ाना चाहिए बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम बाय द वे इधर उधर से निकल आए। तो रदरफोर्ड मॉडल में अगर याद हो मैंने क्या किया था, यहाँ से एक्सपेरिमेंटल सेटअप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट which is producing alpha rays which are projected on thin gold foil, which are projected on thin gold foil, and circular screen is mounted over there and it is coated with fluorescent material ZNS। वो इसलिए है कि when alpha particles are projected on this one, alpha rays are having very high energy, तो alpha rays high energy के साथ प्रोजेक्ट करेंगे, fluorescent material will start glowing, जिससे मुझे ये पता चला कि ये most of the atoms are, यहाँ पे most of the space in the atom are empty, है ना, इससे पास करके चला जा रहा है। बोला few of the rays are deflecting away from the center। बोलता है कि 1 out of 20,000 rays, क्या बोला, 1 out of 20,000 rays are retracing its original path, जिसका मीनिंग ये हो गया था कि पहला पॉइंट जो है ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट से क्या निकाला तुमने, जो पास हो जा रहा है एम्प्टी है, मैक्सिमम स्पेस, ठीक है ना। और फिर बोला कि डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर इज क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर बोलता है कि जो पूरा मास है एटम का, इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जा रहा है और ये यहाँ से रिबाउंड होकर के आ जा रहा है, ओके। तो जिसका नाम उसने दिया न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया होगा, जे थॉमसन। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया होगा, रदरफोर्ड, है ना। तो टोटल मास हमारा यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग कंक्लूजन क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन में 1 2 3 पॉइंट लिखा है एंड दिस इज कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद हम लोग आते हैं डायरेक्टली, इसके जो भी पॉइंट्स हो सकते थे ड्रॉबैक के, क्या हो जाएगा। उन्होंने बोला जो रिमेनिंग स्पेस है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं ये नहीं पता है, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर इट इज देयर, है ना। उसका घर कहाँ है, घर इज नथिंग बट ऑर्बिटल व्हिच इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय रदरफोर्ड। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स, है ना। एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं, ऑर्बिटल के बारे में नहीं बता रहे हैं, ऑर्बिट के बारे में नहीं बता रहे, इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करता है, हाउ इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग, हाउ इट गेट स्टेबिलिटी, ये सब कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम आता है, वो है फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच
तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर वो हम लोग का ऐसा है. व्हाट इज दैट एक्चुअली? दिस इज द न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विच इज, अपने क्या हो रहा है, कुछ सर्टेन पोजीशन के बाद से वो रिबाउंड हो जा रहा है. क्यों रिबाउंड हो रहा है पता है? क्योंकि अल्फा इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज. आफ्टर सर्टेन मोमेंट टाइम इसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे बिकम जीरो एंड देन रिबाउंड बैक. सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर it retraces its original path is called as distance of nearest approach. Distance of nearest approach. Now at this particular moment of time it is moving with velocity v, so kinetic energy is half mv square of alpha particle, and at this particular moment of time, that is a, total kinetic energy has been converted into electrostatic potential energy. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं लिख सकता था एट ए दिस काइनेटिक एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv square of alpha particle. Now what is the energy? q1 electrostatic, q2 divided by 1 upon 4 pi epsilon naught, that is k upon r. बस, है ना? किसी को प्रॉब्लम? तो दिस आर इज के. नाउ अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना होगा? 2 प्रोटॉन्स के बराबर, हीलियम के बराबर, एंड 4 mu मास के बराबर. तो दिस इज प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, बट अपोजिट चार्ज. न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज? जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर. Z इज द एटॉमिक नंबर. दिस इज mv का square. V is the velocity with which it is moving. Okay, so this r is kze square into 4 divided by, what does it mean? This r naught is directly proportional to z. r naught is inversely proportional to velocity का square. मतलब न्यूक्लियस तो जितना बड़ा करता जाएगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा, और अल्फा पार्टिकल यानी डिस्टेंस ए उतनी दूर से भागता जाएगा. प्लीज नोट डाउन फास्ट. डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच. डेफिनेशन लिखना है क्या जल्दी से? यस और नो? सायली? यस. कोई बोला यस, कोई बोला नो. हाँ लिखना है. चलो लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो. लिखो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच के लिए. नो, एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता है विरजा. फिजिक्स. q1 q2 divided by 1 over 4 pi epsilon naught r का square is force. This is not the force. This is not the force. Energy. Energy minus q1 q2 potential energy minus q1 q2 1 upon 4 pi epsilon naught r naught होता था. फिजिक्स. मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है फिजिक्स का कि क्या है क्या नहीं है. मेरा इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट टाइप का मैथ्स एंड फिजिक्स. केमिस्ट्री से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स एंड मैथ्स. चलो जल्दी से आ जाओ फास्ट. देखो दिस इज द डिस्टेंस. This is the distance from the nucleus. 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 From where alpha particle retraces its original path.
from where alpha particle retraces its original path. Alpha particles retraces its original path. जहां से वापस आता है उसको बोलते हैं, ओके, that is represented by R naught. जल्दी से लिखो, fast, note down fast. यश भावनानी, आगरा में ठंडी है क्या? एंड मिर्जापुर वेब सीरीज देखा होगा, वहां से हैं आयुष। आयुष, मॉर्निंग में उधर तो बहुत ठंड होंगी, आई थिंक। यहाँ ठंड तो है। मिर्जापुर से ही सौरभ कुमार। चलो आ जाओ प्लीज। देखो इसमें प्रॉब्लम कैसे लिखता है, प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम, प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम नाउ। लिखो, जो कि जेई मेंस में आया और अब वो टाइम आ गया है हमारे पास आने के लिए। लिखो, अरेंज द फॉलोइंग। ये मैं 11th क्लास पे हम लोग करके खूब इस पर समझाता था मैं, कि अगर गोल्ड शीट की जगह पर अगर मैं सिल्वर का या आयरन का शीट ले लूं तो क्या ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा, ऐसा करके। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ R naught। R naught क्या है? डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, ओके। तो फर्स्ट वन इज AU। AU इज गोल्ड। मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए गोल्ड नहीं मिल रहा था क्योंकि इस टाइम पे 60,000 रुपए पर 10 ग्राम है, इसलिए मैंने उठा करके आयरन का शीट ले लिया। नाउ दिस इज AG, ऐसा करके। तो ध्यान से देखो पीछे क्या है, R naught is directly proportional to Z, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो रेट charge, that is positive charge, will increase. If positive charge is increasing, alpha is having positive charge, that's why there will be strong repulsion, it will rebound back. So R naught is directly proportional to Z. तो सबसे ज्यादा Z किसका होगा? सबसे ज्यादा Z किसका होगा? AU का, यानी एटॉमिक नंबर। तो उसी का रेडियस भी, नॉट रेडियस, R naught भी ज्यादा होगा। देन R naught of AG, then R naught of copper, then R naught of Fe। सबसे पास तक कहां पे जाएगा? आयरन में, क्योंकि वहां पर एटॉमिक का नंबर कम है तो वहां पर रिपल्शन कम करेगा। रिपल्शन कम करेगा तो विल मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ज्यादा पास तक जाया करेगा, ठीक। ऑब्वियसली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है तो तू ऐसा लिख सकता था, R naught is directly proportional to Z, है ना। X एक्सिस, X के पावर 1 होता है तो हम लोग ऐसा लिखा करते हैं, X के पावर 1 होता है तब हम लोग ऐसा लिखा करते हैं, ओके। चलो आ जाओ जल्दी से प्लीज, फास्ट। नेक्स्ट वन इज प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तुम लोग सिर्फ बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स भी कर लो, तब पर भी आराम से जेईई मेंस एंड नीट को क्रैक मारा जा सकता है। सोचो, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, इसके अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि मैं एक एक चीज को कवर करता हुआ चल रहा हूं, बस टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया गया है। यहां से बोला कोई भी एनर्जी सपोज आइदर एब्सॉर्ब हो रहा है या कोई भी एनर्जी इवॉल्व हो रहा है ना, एब्सॉर्ब और इवॉल्व्ड। अगर एब्सॉर्ब और इवॉल्व होंगे तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन,
अगर एब्जॉर्ब और इवॉल्व होंगे तो इसके अकॉर्डिंग they will be always in the small packets of the energy, जिसका नाम क्या बोला करता था मैं, क्वांटा, ठीक है ना। and especially if this is light energy then this is called as photons. points लिखने हैं क्या, जल्दी से बोलो, yes or no? already I have dictated in the 11th class, है ना। पॉइंट नंबर 1 मैंने ब्रीफ में लिख रहा हूँ, बिल्कुल ब्रीफ में, उसको तुझे समझना है। ये वही लोग को समझ में आएगा जो हमारा क्लास अटेंड कर रहे होंगे। यस बोल रहे, लिखना है, बट इतना टाइम तो नहीं है कि एक एक डिक्टेट कराया जाए। आई एम राइटिंग पॉइंट नंबर 1। ये क्या बोल रहा है कि क्वांटा मैंने बोला, तो जो भी एनर्जी है इज इन स्मॉल पैकेट्स फॉर्म। एक लाइन में पूरा स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, इतना समझ में आ जाएगा, है ना। और उसी का ही नाम मैंने क्या बोला था, क्वांटा। क्वांटा ऐसा, और क्वांटम रख दिया इस प्लूरल, क्वांटम रख लिया इस प्लूरल। ओके, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, जो भी एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो भी तूने फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज नाउ फ्रीक्वेंसी, अगर एक से 20 पैकेट्स निकल रहा है, एक से 100 पैकेट्स निकल रहा है, तो 100 पैकेट्स वाले की एनर्जी विल बी मोर, है ना। जिसका फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड कितना एनर्जी निकल रहा है, पैकेट, which is nothing but h nu, which is nothing but h nu. Whatever is the energy absorbed or evolved, they are in the small packets or in small packets of the energy. और ये जो एनर्जी है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस मैनर, डिस्क्रीट नेचर बोलता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, तुम उसको डिसकंटिन्यूअस मैनर, प्लीज राइट डाउन फास्ट। और इसी को ही अगर याद हो, दिस इज नथिंग बट एच सी बाय लैम्डा। चलो जल्दी से प्रॉब्लम लिखो फास्ट, हो सकता है इसी बार मुलाकात हो जाए हम लोग के, जो प्लैंक्स क्वांटम थियरी, है ना। तो एनर्जी किसमें है, वेव के फॉर्म में, देखो एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी इज स्मॉल पैकेट्स यानी पार्टिकल फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्टिकल फॉर्म भी है, पार्टिकल का मतलब ही हो गया, तभी तो डिस्क्रीट हो गया ना, 1 2 3 4 5 स्मॉल पैकेट्स। एंड वेव नेचर तो है ही, क्यों वेव नेचर है, एच सी बाई लैम्डा, ऐसा डुअल नेचर को शो कर रहा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ जल्दी से, लेला का रे सगड़ा है। प्रज्ञा, यस, चलो आ जाओ, नाउ द नेक्स्ट वन, चलो जल्दी से लिखो, प्रॉब्लम लिखो। फाइंड आउट number of photons, find out a number of photons which are required, for generation of 2 joules of energy if wavelength of 1 photon is
if wavelength of photon is, that is lambda, is nothing but 500 angstrom. अच्छा प्रॉब्लम है नीट के रिस्पेक्ट में, तो मैं निकाल सकता था एनर्जी ऑफ वन फोटोन। जितना मैं तुम्हारा क्रैश कोर्स में ले रहा हूं ना, उतने ही टाइम में आकाश में ये चैप्टर फिनिश करते हैं। अब तुम सोचो कितने फास्ट जाते होंगे, नॉर्मल कोर्स में उतना फास्ट फिनिश करते हैं जितना मैं तुम्हें क्रैश कोर्स में ले रहा हूँ। उन टीचर्स के पास इतना ही टाइम दिया जाता है। तो 6.6 प्लैंक्स कांस्टेंट है h, 6.6 into 10⁻⁻34। c is the speed of light and lambda is 500 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10। ठीक, मैंने एस्यूम किया n is number of photons required। ये क्या है, जूल्स में है। नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर 2 joules। तो इसका मतलब है बस ये समझ लें कि अभी भी तुम लोगों का बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। तो 2 joules इक्वल्स टू, suppose this is energy E1 is capital N into E1, तो 2 joules equals to capital N, that is 19.8 into 10⁻⁻26 upon 500 into 10⁻⁻10। ये इतना हो गया। So immediately you can get 208 हो गया and this become 16। yes, so this is 2 into 5 divided by 19.8 into 10⁻16। सही है क्या? देखो 19.8 को अगर मैंने 20 ले लिया तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 का मतलब हो गया 4.9 ले लिया। जस्ट अप्रोक्सीमेटेड, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटेड आंसर। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? पावर का डिफरेंस आएगा आई थिंक। यस, 10 का पावर कितना है? आई थिंक इट शुड बी 17। जल्दी करो, लवकर। आई थिंक पावर शुड बी, माइनस नहीं होगा रे गौतमी, माइनस नहीं है। 10⁻⁻16 राइट साइड है, लेफ्ट साइड लेकर के आऊंगा, इट बिकम +16। 4.9 इंटू 10⁻17 वो हो सकता था, डेट इज करेक्ट, वही मैं बोल रहा था। तो टोटली एंड फाइनली you will get 17। हो गया?
-17 हो गया तो 0.00000 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्या होगा? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन एक भी फोटोन नहीं है। इट इज नॉट माइनस, इट इज प्लस। चलो जल्दी से फास्ट। ठीक है ना? ये बोल रहा है कि कोई भी बल्ब है, दिस इज आईआईटी प्रॉब्लम, 100 वॉट का रेटिंग है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, जिसमें से आउट ऑफ विच 20% of energy is coming in the form of light. Problem समझ में आया? If a bulb is rated with 100 watt, out of which 20% of energy is coming in the form of light, मतलब photons. Then find out number of photons. IIT में बहुत पहले आया है, इसलिए आ सकता है तुम्हारे यहाँ पर भी। Number of photons, number of photons emitted per second, number of photons emitted per second, number of photons emitted per second। और ये बोलता है वेवलेंथ ऑफ वन फोटोन इज, फिर से ऐसा ही रख दिया, कैलकुलेशन पहले से ही है, उसी को यूज कर लेंगे। चलो देखो, व्हाट इज नथिंग बट एनर्जी यानी जूल्स पर सेकेंड, यही तो है। इसका मतलब क्या हो गया? 20 जूल्स पर सेकेंड क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। 20 जूल्स पर सेकेंड इज लाइट, 20 जूल्स पर सेकेंड इज लाइट। अगर लाइट आ गया तो इसका एनर्जी लिख लो कितना होना चाहिए, यानी 20 जूल्स। तो पहले निकाल लो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी E1, that is nothing but hc by lambda, that is nothing but hc by lambda। अगर hc by lambda है तो that is nothing but 6.6 into 10 raised to power minus 34, this is plus 8 speed of light, ऐसा, दिस इज E1। अब एस्यूम करो बिल्कुल सेम एंड या सिमिलर प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? n क्या है? नाउ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। वहां पे मैंने क्या लिया था? नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो बस फिर क्या हो गया? 20 वॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E1 multiplied by n। n is number of electrons emitted per second, E is the energy, multiply किया become energy by second, that is nothing but what हो गया। तो 2 की जगह पर 20 आ गया है, इसीलिए मैंने सारे प्रॉब्लम सेम रखा था जानबूझ करके। तो दिस इज 19.8 10 raised to power, ये देखो कितना हो गया? 508 बिकम 16 माइनस 18। तो n का जो वैल्यू आएगा दैट इज, अब एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि इधर 20 है, या 19 हो जाएगा। यस 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पे 20 ऑलरेडी है, तो कोई कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी इस बात को, है ना? अच्छा 5 भी है, विच इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली जो पीछे आंसर आया था उसका एक पावर और इंक्रीज कर दिया जाए बस। 4.9 into 10 raised to power 18।
नोटेड? ओके, तो नेक्स्ट वन, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक्स क्वांटम थियरी के साथ साथ ही मैं यहाँ पर और भी चीजों को देख रहा हूँ, डेट इज नथिंग बट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन photoelectric effect, Einstein photoelectric effect। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, और भाई सब लोग अटेंड करो क्योंकि मैं सारे वीडियोस को अपलोड करना ये पॉसिबल नहीं है। हा? ये क्रैश कोर्स है, जिसका मर्जी है करे या नहीं करे, लेकिन जो करे वो कंटिन्यूअस करे, नहीं तो कान पकड़ के तो मैं डेफिनेटली बाहर ही करूंगा। मैं ये सब बिल्कुल नहीं सुनने वाला कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये तुम लोग का अपना प्रॉब्लम है, तुम लोग देखो। तो दिस इज इंसिडेंट लाइट, ओके। तो इंसिडेंट लाइट फॉल हो रहा है ऑन अ मेटल सरफेस। Now it's some part of energy is used in bringing electron from inner surface to outer surface। इसका जो एनर्जी बच गया वो तुम इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचा दे रहा है ना। बेसिकली कुछ ऐसा है। लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एंड रीचिंग टू दिस एनोड से कैथोड, ऐसा करके। ओके, और ये सर्किट कंप्लीट होते ही जो भी बाहर का होगा वो उसके अकॉर्डिंगली मैच करेगा ये कैसे वर्क करना है। तो कुल मिलाकर के इंसिडेंट एनर्जी का जो वेवलेंथ है इज सपोज लैम्डा आई और फ्रीक्वेंसी इज न्यू आई। तो अकॉर्डिंग मैंने एज्यूम किया देयर इज नो एनर्जी लॉस, सो इट विल बी टोटल इंसिडेंट एनर्जी विच इज प्रोजेक्टेड। हम लोग के जो भी सोलर सेल वगैरह पैनल्स वगैरह है, दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल, है ना। दैट इज लाइट इज कमिंग फ्रॉम सन एंड इलेक्ट्रोड जो भी है विच इज मेड अप ऑफ जो भी सभी कंडक्टर्स लाइक सिलिका वगैरह से मिल करके बने हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड देन इट इज कमिंग टू द कहां पर जो भी कैथोड है, एंड देन सर्किट इज कंप्लीट। सिमिलरली सो मेनी सेल्स आर, ये एक सेल नहीं है, ऐसे ही देखना बहुत बड़े पैनल लगाए जाते हैं तो इसमें बहुत सारे एटम्स आर प्रेजेंट। तो दिस इज नथिंग बट एक मैंने नाम दिया फाई, that is called as work function। Energy required to bringing electron from inner surface to outer surface is called as work function। ऑलरेडी फिजिक्स में भी किया होगा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो दिस इज नथिंग बट h nu I is h nu naught plus kinetic energy is nothing but half mv का square। okay, so this is nothing but h nu naught, sorry h nu I h nu naught plus half mv का square। एक लाइन में मैं लिख रहा हूं, h nu naught को लेफ्ट साइड लाया, ओके, हाफ को मल्टीप्लाई किया, बिकम 2h nu I माइनस 2
h न्यू नॉट डिवाइडेड बाय m किया तो वेलोसिटी आ गया, उसका अंडर रूट लिया। ये देख, अब इतना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आने लग गया है। 2h न्यू i न्यू नॉट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। लिखो जल्दी से। तो आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज में इसके लिए मिला था। नोटेड। क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही, मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से लिखो। वन इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, one electron is responsible for removal of, sorry, one photon, sorry, one photon is responsible for removal of one electron only. One electron is responsible for removal of one electron only. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जल्दी से लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, energy used in bringing electrons, energy used in bringing electrons from inner surface to outer surface, inner surface to outer surface is called as work function, work function or threshold energy. नेक्स्ट लिखो, लिखो photoelectric current, photoelectric current is directly proportional to, photoelectric current is directly proportional to intensity of the light. If I, यहाँ पे लिख दिया मैंने intensity and this is current I, then it is directly proportional. नोट कर लिया सबने? चलो आ जाओ। मैंने टेक्नोलॉजी यूज किया एंड ऐसा कर दिया। अभी सेम तुम्हारे पास ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, 1 अपॉन lambda I, 1 upon lambda naught upon n, lambda naught upon lambda I upon, ये भी प्रॉब्लम आया हुआ है कंपटीशन में। राइट डाउन फास्ट प्लीज। एच सी बाई लैम्डा होना चाहिए ना, सी होना चाहिए, सी है सी। न्यू को सी बाई लैम्डा, न्यू को सी बाई लैम्डा लिख दिया है बस।
एंड ऑब्वियसली है तुमने काइनेटिक एनर्जी एंड लेमडा को लिया तो ऐसा आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना वेवलेंथ इंक्रीज करता जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। नाउ द नेक्स्ट, फिर से मैं ग्राफ अगर ले लूं प्लॉट करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक वगैरह में वो सब ग्राफ दिया है जो अब मैं लिख रहा हूं। क्या लिखा तुमने? एच न्यू आई एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का will be nothing but h nu I h nu naught ऐसा। if this is the kinetic energy then this is the frequency, तो फ्रीक्वेंसी न्यू आई का, क्योंकि न्यू नॉट फॉर अ गिवन मेटल इज ऑलवेज कांस्टेंट है ना। तो ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन which is on y axis, this is h is m, this is c, y equals to mx minus c line, इंटरसेप्ट इज माइनस सी, तो ये रहा ऐसा करके। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता इसलिए मैंने इस वाले को हटा दिया है करके, है ना। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज न्यू नॉट। प्लीज नोट डाउन फास्ट। नोटेड? श्रुति हो गया क्या? हाँ माइनस एक्स है, सॉरी उल्टा ही। y इक्वल्स टू, बोल कुछ और है लिख कुछ और है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। यस, एम एक्स माइनस सी। झाला का हो गया क्या रे? यस, सो प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम। जो मैं प्रॉब्लम करा रहा हूं, प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे कराऊं वो तो समझ ले इंपॉर्टेंट। जो मैंने यहाँ पे कराया और जो मैंने टेस्ट में दिया 45 का, दैट इज सफिशिएंट फॉर अ कवरिंग अ चैप्टर। चलो लिखो जल्दी से, लिखो लिखो। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फास्ट। radiation of wavelength lambda, radiation of wavelength lambda is projected on a metal, is projected on a metal, is projected on a metal, projected on a metal and ejected electron of maximum kinetic energy equals to 1 electron volt। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट तुम्हारे पास नॉर्मल हो गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें 1.6 × 10⁻⁴
-19 से मल्टीप्लाई रहेगा, इनके कहने का मतलब ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोल रहा है इफ another wavelength of lambda by 3 is projected then kinetic energy will be max of electron is 4 electron volt, ठीक है ना। then find out work function। दो इक्वेशन बनाना है फटाफट। पहले वाले से hc बाई लैम्डा इंसिडेंट, इसको वर्क फंक्शन निकालना है ना, तो 5 ही रखो, क्या प्रॉब्लम है। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कुल मिलाकर के hc by lambda is given, phi is to be calculated +1। तो lambda यहां से मेरे पास आ गया ऐसा, hc by lambda, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, एनर्जी विल बी hc अपॉन lambda by 3, वर्क फंक्शन +4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is hc by lambda multiplied by 3, 5 + 4 हो गया। ये उठा करके देखो, लैम्डा का वैल्यू है, उठा करके यहाँ पे रख दो hc by lambda। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू आर गेटिंग this one, this is 5 + 4, हो गया। This is 2 phi equals to 1, that's why phi is the work function, which is nothing but 0.5 electron volt। Yes or no? Noted? Yes, very good। पत्थरों का आ गया वर्क फंक्शन हाफ। हाँ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट मैंने लिखा, जल्दी से लिखो। देखो, रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड, ये तो एक ग्राफ हो गया, ऐसे ही बोल रहा है। एंड फिजिक्स में पढ़ा होगा, कभी कभी तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऐसा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऐसा, दोनों का रेशियो निकालना है, स्लोप निकाल करके दोनों का रेशियो लेना है।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, कोई बताएगा क्या? E इंटू वी नॉट, E इंटू वी नॉट। और ये किसके बराबर है? यही तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए और इसके बाद स्टॉप हो जाए, उसके लिए कितना पोटेंशियल लग रहा है? दैट इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इतना हो जाए बस, हो गया। तो EV इक्वल्स टू, पीछे जाओ, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, h न्यू I h न्यू नॉट kinetic energy, this kinetic energy is h nu minus h nu naught। ये देखो काइनेटिक मैक्स के लिए स्लोप क्या हो जाएगा? दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस c। तो यहाँ पर जो स्लोप आया तेरा वो क्या आया? h। दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर के ड्रॉप ग्राफ को ड्रॉ करो। तो दिस इज नथिंग बट q into v, that is E naught into v is h nu minus h nu naught। Stopping potential, this is the energy, v naught is the potential, है ना? तो यहां का जो स्लोप आया h अपॉन e, ले लो रेशियो दोनों का, दोनों का रेशियो ले लिया जाए, खत्म। दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लो। झाला, मुझे लगता है यहां तक समझ में आया है सभी लोगों को। आगे बढ़ा जाए क्या? पूरे जाऊं का? यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन प्लीज। मेरे पास है, मेरे पास नेक्स्ट वन इज नील बोर, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल्स के पोस्टुलेट्स मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं। क्या बोला था कि दिस मॉडल इज वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, ठीक है ना? यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ करता था, यूनी इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए हो गया दैट इज फॉर हाइड्रोजन हीलियम 1 प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, लाइक दैट। ओके, उसके बाद मैंने बोला था, उसके बाद मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन
Electrons are moving in fixed and stationary path which is called as orbit, है ना? Electrons are moving in fixed and stationary path which is called as orbit, और यहाँ पे शेल हो गया K L M N O P Q R S। जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसा ही डिफाइन होगा, है ना? Now electron can jump from lower shell to higher shell, vice versa can jump from higher shell to lower shell. Whenever electron jumps from lower shell to higher shell, then it will radiate energy. Whenever electron jumps from higher shell to lower shell, then it will radiate energy. Lower to higher shell, then it will absorb energy. ऐसा करके हम लोगों ने पूरा देखा हुआ था। यहाँ तक मैंने जल्दी जल्दी लिख डाला, किसी को प्रॉब्लम है क्या? लिख डाला मतलब बोल डाला, मुझे एस्यूम किया कि ये सब लोगों को आता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? अरे हाँ है ना, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। रेडियस मुझे निकालना है, रेडियस ऑफ द एटम, नो प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड। नहीं होगा तो मुझे लिखवाना पड़ेगा सारा पॉइंट्स, मुझे सारा पॉइंट लिखवाना पड़ेगा। सही है क्या, या आगे बढ़ूं या पुढे जाऊं? रमा जर्मनी से बैठ करके लेक्चर्स ले रहे हैं शायद, आई थिंक। चलो आ जाओ, चलो भाई आ जाओ जल्दी से। मैंने हेडिंग लिखा रेडियस, इसका डेरिवेशन मैं विद इन अ मिनट करता हूं, क्योंकि फिजिक्स में भी किया होगा। अगर तुम लोग बोलो तो मैं डायरेक्टली लिखूं, डायरेक्टली लिखना है क्या मुझे? अरे हाँ या ना? mv स्क्वायर, और ये क्या है? दिस इज फोर्स। यस, सब लोग बोल रहे हैं डायरेक्टली लिखने के लिए, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था। दिस इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। विरजा, आर का स्क्वायर फोर्स में आता था, एनर्जी में नहीं, क्योंकि फोर्स एफ डॉट डी आर, आर कट गया तो नीचे आर ही बचा रहेगा हमेशा। ओके, तो नाउ आई एम डायरेक्टली राइटिंग द एक्सप्रेशन, या डायरेक्टली आई एम राइटिंग द फॉर्मूला मेरे पास, अगर तुमको याद हो हम लोग लिखते थे 0.529 n स्क्वायर बाई z। तो r यानी रेडियस का जो आएगा फॉर्मूला n स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले के लिए। 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर ऊपर हो गया आर सॉरी ई का स्क्वायर। So this r is directly proportional to n का स्क्वायर, r is inversely proportional to z। शिवानी समझ में आ रहा है क्या? Yes sir। तो क्या हो जाएगा, r एंड तुमको परेशान करने के लिए ऐसे ग्राफ्स दिए हैं। अब जो लोग ग्राफ याद करते हैं वो लोग मारे जाएंगे। कैसे ड्रॉ किया जाता है 2 साल से समझा रहा हूं मैं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से देखो। दिस इज r इक्वल्स टू, हाँ r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.529 n स्क्वायर बाई
Z. Z is the atomic number, N is the shell number. So this is nothing but 0.529 n square by, अगर Z है तो this is on y axis, this is कोई constant C, और n स्क्वायर क्या हो गया, x का स्क्वायर, ऐसा। अब देखो, अगर n वेरी करेगा तो z कांस्टेंट रहेगा, n वेरी रहेगा तो z कांस्टेंट, क्योंकि there will be three variable r, n and z. There are three variables which can't be plotted on two axes, x and y. So if r and n is varying, then z will be constant, then z will be constant. अथर्व, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? मुझे पता है तुम लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ होगा इन केमिस्ट्री स्पेशली। तो दिस इज नथिंग बट, ये क्या हो गया, दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला, y इक्वल्स टू x का स्क्वायर ग्राफ, y इक्वल्स टू x का स्क्वायर ग्राफ, c इज द कांस्टेंट। अब जल्दी जल्दी इतना ही हो सकता था, अगर n स्क्वायर ले लिया तो तुमने क्या हो जाएगा, 0.529 n स्क्वायर बाई z। इस बार n स्क्वायर को ही x एक्सिस ले लिया, ऐसा। ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं मैं वो बता रहा हूं, 1/z को ही x एक्सिस ले लिया, इफ z इज वेरिंग देन n will be constant now. So this is nothing but c multiplied by x. Straight line passing through origin. तो कांस्टेंट z ही x एक्सिस है, हाइपरबोलिक कर्व 1/x है ना। थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा जो लोग, मैंने 2 साल जितने भी केमिस्ट्री में ग्राफ आए हैं, मैंने कोई भी ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट नहीं किया है, ईच एंड एवरी ग्राफ वाज कन्वर्टेड इनटू y और x के फॉर्मेट में, इट में भी x क्यूब, इट में भी log x, इट में भी sin, इट में भी सिंपल x के पावर 1, तो ऐसा हमने करके दिया था ऑलरेडी, है ना। मतलब मैंने सब बताया हुआ है, हाइपरबोलिक कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, पैराबोलिक कर्व, ऐसा करके। एक्सपोनेंशियल कर्व केमिकल काइनेटिक्स में बहुत देर तक समझाया। चलो, shall I proceed forward? सायली, सारा, प्रज्ञा, अभिषेक, थर्ड ग्राफ नहीं समझ में आया, which one is third? This is first, this is second, this is third, this is fourth. कौन सा है तुम्हारा अब थर्ड, कौन सा है? मेरा थर्ड तुम्हारा थर्ड मैच कर रहा है क्या शिवानी? यही वाला ना थर्ड ग्राफ, यस। तो ये कैसे नहीं समझ में आया वो देखो, बोल रहे ये समझ में नहीं आया, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, r equals to 0.529 n square upon z. If z is variable, n will be constant. n constant, z variable का मतलब क्या हो गया? तुमसे मैं बोल दूं सेकंड शेल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सभी का ग्राफ प्लॉट करना है ना। z वेरी कर रहा है, हाइड्रोजन का सेकंड, लिथियम का सेकंड, बेरिलियम का सेकंड, ऐसा। n is constant now. If n is constant, then this is c. ध्यान से देखो, 1/z ही x एक्सिस पे है, इसलिए x ले लिया। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया y इक्वल्स टू cx या y इक्वल्स टू 3x।
3x एक एग्जांपल ले रहा हूँ, when x equals to 0, y equals to 0, x का पावर 1, this is straight line passing through origin. अब समझ में आया? Yes or no? Yes sir, clear हो गया. हाँ, क्लियर हो गया. तो आ जाओ नेक्स्ट वन प्लीज. ऑब्वियसली हम लोग का क्रैश कोर्स की तरह जाएगा. ऑलरेडी मैं एज्यूम करके चलता हूँ, फिजिक्स में पढ़ा है, 11th में पढ़ा हुआ है, तो और ये रिवीजन हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं. दूसरे टीचर देखना क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या होता है. हमारे यहाँ पे सिर्फ टेस्ट और उसका डिस्कशन होता है. इसका मीनिंग ये होता है, मैं हूं जो पूरा एक बार ब्रीफ रिवीजन लेकर के, ये ब्रीफ नहीं है, किसी भी कोचिंग से न्यूमेरिकल्स कम नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ही है. ये क्रैश कोर्स की है. फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे बोलेंगे, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स. चलो लिखो, प्रॉब्लम लिखो फर्स्ट जल्दी से. इफ r is the radius of second shell of hydrogen, then find out radius of third shell of beryllium 3 positive. मैं कितना भी कम करवाऊंगा दूसरी कोचिंग से, मैं तुमको गारंटी अनश्योरिटी देता हूं, उससे ज्यादा ही रहेगा. उन्होंने जितना 2 साल में पढ़ाया होगा, साल भर में पढ़ाया होगा, उस नॉर्मल लेक्चर से मैं ज्यादा तुझे क्रैश कोर्स में दे रहा हूँ. R of hydrogen, R of beryllium 3 plus, रेशियो ले ले बेटा, 0.59, 0.0529 कैंसिल आउट होना है, कुछ भी ले ले. N of hydrogen divided by Z of hydrogen, 0.529 N of beryllium 3 plus का स्क्वायर अपॉन Z of beryllium 3 plus. सब कट गया, क्या बच गया? N of hydrogen, N of Be3 plus का स्क्वायर divided by Z of Be3 plus Z of hydrogen. बस सेकेंड सेल हाइड्रोजन का था, थर्ड सेल इसका था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और इसका हाइड्रोजन का 1. नो, इट इज 16. सो फाइनल आंसर इज 16 upon 9. फाइनल आंसर इज 16 upon 9. फाइनल आंसर इज 16 upon 9. ऐसा r की जगह पे वो x देता है, तो तुम्हारे पास r हाइड्रोजन का, r बेरिलियम का निकालना है. सो r of Be3 plus will be 9r upon 16. This is the answer. तो सभी लोग एक प्रॉब्लम घर से लिख करके लाने के लिए करो. एक प्रॉब्लम घर से लिख करके लाने के लिए करो. लिखो, प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम. लिखो, photoelectric effect is observed from surface for two frequencies. Photoelectric effect is observed for a surface for two
frequencies nu1 and nu2 of incident light nu1 and nu2, जिसमें तुम लिख सकता था nu1 इज ग्रेटर देन nu2 ब्रैकेट में। उसके बाद लिखो if maximum kinetic energy of electron if maximum kinetic energy of the electron are in the ratio of 1:k, are in the ratio of 1:k, then find out threshold frequency. And now the next problem, ये दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि सपोज दिस इज द Emax, that is the kinetic energy, and you are having 4 different metals. This is graph 1, graph 2, 3rd and 4th. मैच कराना है कि कौन सा किससे ग्राफ होगा, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। KVPY में आया था कि 1 सीजियम होगा या 4th वाला सीजियम होगा, ऐसा करके, ठीक। तो मैं बता दूं, अपना दिमाग ज्यादा खराब नहीं करो। nu1 ये जो फ्रीक्वेंसी है nu1 का सबसे कम है। थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे कम लग रहा है किसमें, फर्स्ट में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से निकल करके जाएगा। तो तुम लोग बोलो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। इफ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूव्ड। जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी रिमूव होकर के जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट इज करेस्पॉन्डिंग टू सीजियम एंड 4th इज करेस्पॉन्डिंग टू सोडियम, क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज नहीं होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम नाउ?